टॉक अबाउट कुछ मेरा डाटा है जो आई हैव बीन डूइंग डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी DBT, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आई आस्क्ड देम फॉर अ कॉलर माइक के थोड़ा सा नीचे आके हम ऑडियंस के पास आके बात करें, लेकिन इन्होंने कहा फिर आपको कैमरा कवरेज नहीं मिलेगी, तो इसलिए फिर मैं ज़रा ऊपर खड़े होकर आपसे बात करूँगा। सो वाई आई ऑप्टेड फॉर DBT सर्टिफिकेशन। एज अ साइकाइट्रिस्ट आई यूज़ टू फील वेरी मच एकम्प्लिश्ड कि जी हम पेशेंट्स को दवाई भी दे रहे हैं, पेशेंट के साइको सोशल रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन आई ऑलवेज़ यूज़ टू थिंक कि जो हमारे पास ये इमोशनली अनस्टेबल पेशेंट्स आते हैं, बच्चे बच्चियाँ आते हैं जो सेल्फ हार्म के साथ हैं, ओवरडोज के साथ हैं, तो व्हेन आई यूज़ टू हैव माय ट्रेनिंग एट PIMS, तो इन पेशेंट्स में आई यूज़ टू फील वेरी मच लेस इक्विप्ड कि इनकी हम हेल्प कैसे करें। देन आई वेंट टू आयरलैंड, और वेस्ट में जो मेरा ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ मैंने कहा जी कि ये चीज़ है जो हमने सीखनी है, बट वहाँ जाके माई साइकाइट्री एक्चुअली रिग्रेस्ड। वाई इट गॉट रिग्रेस्ड? क्योंकि वहाँ पे तो एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन और एक स्टिग्मा वाबस्ता है कि इवन वार्ड की एक नर्स है ना, वो भी UPD, ऐसे उससे नफ़रत का इजहार। इवन जो हाउस कीपिंग वाले हैं उनको भी पता है कि यार ये खातून है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, इमोशनली अनस्टेबल, ये हर 2 महीने बाद दाखिल होती है वार्ड में, पेशेंट्स को भी ख़राब करती है। तो 3 महीने बाद मुझे ये लगा कि माई साइकाइट्री इज़ गेटिंग रिग्रेस्ड। एटलीस्ट पाकिस्तान में आई वॉज अ बिट पैशनेट अबाउट दीज पेशेंट्स, आई वॉज एम्पैथेटिक, आई वॉज नॉन जजमेंटल, लेकिन यहाँ वेस्ट में आके तो आई एम ऑल्सो गेटिंग जजमेंटल अबाउट दीज पेशेंट्स। फिर आई डिड दिस DBT सर्टिफिकेशन विद मार्शा लिनन, और फिर हमने ये देखा कि हम डायग्नोसिस को तो ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रॉब्लम्स को ज़रूर मैनेज कर सकते हैं। और फिर जब आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम UK, तो वहाँ पे एक बड़ा ये एक चल रहा था काम कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी को रीनेम किया जाए, चूँकि ये पेशेंट्स बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं, तो इस बीमारी का नाम ही बदल के क्रॉनिक PTSD रख दिया जाए, तो शायद इसकी कॉनोटेशन कुछ बेहतर हो जाए। थोड़ा सा मैं अपने डाटा प्रेजेंट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल, ये मैं वर्कशॉप भी कराता हूँ ट्रेनीज़ को भी, साइकोलॉजिस्ट को भी, कि हर बंदा DBT नहीं कर सकता, ना वो कर रहा है, लेकिन एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यू कैन इनकॉर्पोरेट दीज स्किल्स इन योर रूटीन प्रैक्टिस। कि आप जब एक इमोशनली अनस्टेबल पेशेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं, हमारे उस्ताद ब्रिगेडियर मौदत राना कहा करते हैं कि ये पेशेंट ठीक नहीं होते, लेकिन सारी साइकाइट्री, सारी फिनोमिनोलॉजी आपको यही पेशेंट सिखाते हैं जिनसे आप भागते हैं, और बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट इनसे भागते हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में जिनको पता है डू DBT, वो अपने इन सारे पेशेंट्स को लिख देते हैं जी आपके सारे मसाइल का हल डॉक्टर उसामा के पास, और उनको वो मेरे पास चला देते हैं जहाँ भी वो होते हैं। तो ये हमने देखना है कि हम करते क्या हैं DBT में। हम थोड़ा सा माइंडफुलनेस पे काम करते हैं। इन पेशेंट्स के मेन इशू ये होता है कि क्योस है इनके माइंड में, दे आर अनअवेयर कि व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग इनसाइड देम एंड आउटसाइड देम। अक्सर वो मैं एक शेर से इनको समझाता हूँ, इस कदर महव हैं कारे चमन आराई में हम, दिल की धड़कन भी नहीं सुनते तन्हाई में हम। तो हम इनको तन्हाई में दिल की धड़कन सुनना सिखाते हैं थ्रू माइंडफुलनेस। और फिर जो इन पेशेंट्स की ट्यूनिंग हुई होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ एज अ नेशन हम नाउन्स और वर्ब्स का इस्तेमाल कम करते हैं, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं। हर चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज़ के साथ। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं जी पहले हमारा बच्चा बहुत लाइक था, अब लाइक नहीं है। मैंने कहा जी बच्चा लाइक है, फिर बहुत ही लाइक है। तो इस तरह की जो वर्डिंग हम यूज़ करते हैं, और हमारे ये जो इमोशनली अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आते हैं। तो इनको हम ये जो माइंडफुलनेस सिखाते हैं, इसमें ये काफ़ी चीज़ें हम कवर करते हैं। फिर इमोशनल रेगुलेशन पे हम काम करते हैं इनके साथ, वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स को देखते हैं, रीइंफोर्समेंट। अक्सर इनके घर वालों को भी हम जब फैमिली को ऑनबोर्ड करते हैं, तो जब ये ठीक होते हैं तब इनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता, लेकिन जैसे ही सेल्फ हार्म आता है उसके बाद बेसिकली हम इन लोगों को ट्रेन करते हैं कि वो एक इमोशनल टाइड आती है, वो 15 से 20 मिनट का एक टाइड आता है जिसमें दे डू सेल्फ हार्म, दे डू एक्टिंग आउट, दे डू ओवरडोज। सिर्फ उन 15 से 20 मिनट में अगर हम इनको कुछ स्किल्स दे दें कि वो इमोशनल टाइड को इनकाउंटर कर लें, तो उसके बाद तो वैसे ही वो टाइड नीचे आ जाती है। तो ये हम इनके साथ एंगेज करते हैं, जो इमोशनल डिसरेगुलेशन का जो मेन स्पेल है, उस टाइड के लिए इनको कुछ स्किल्स दिए जाएं। फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत काम इनके साथ करते हैं, चूँकि ये लोग इधर और पे फंसे होते हैं कि जब हमारे मसले हल होंगे तो हम ये करेंगे। तो हम इनको इस बात पे ट्रेन करते हैं कि प्रॉब्लम हल करना या ना करना आपके हाथ में नहीं है, प्रॉब्लम के साथ मिजरेबल रहना आपके हाथ में।
इन लोगों के साथ इशू ये चल रहा होता है कि दे आर यूजुअली मिजरेबल विद देयर प्रॉब्लम्स, जिसके बाद नेगेटिव इमोशंस आते हैं, डिस्गस्ट आता है, सेल्फ हार्म आता है। तो इनको हम इस लेवल पे लाते हैं कि ईदर और से एंड पे शिफ्ट करते हैं कि प्रॉब्लम भी होगी और ज़िंदगी भी आगे चलेगी। फिर हम इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस पे काम करते हैं। हम सारों को पता है, हम सारे इन पेशेंट्स के साथ डील करते हैं कि इनमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत आ रही होती हैं और बहुत सी दफ़ा पे ये जो इंटेंस रिलेशनशिप्स हैं और मिजरी का एक साइकिल है जो चल रहा होता है। तो इसमें फिर हम ये ट्रायंगल पे काम करते हैं, डिमांड, रिलेशनशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट, कि कौन सी डिमांड है जिसके पीछे हम कहेंगे कि ये इम्पल्सिविटी नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा गौर व फिक्र करके रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ किया, और कहाँ पे इन लोगों ने अपनी डिमांड्स नीचे करनी है और अपने रिलेशनशिप को बचाना है। तो इनके साथ अमूमन हम डाइम गेम करते हैं, कुछ येस नो क्वेश्चंस करते हैं। अक्सर इन लोगों को इंटरपर्सनल डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं अपनी वर्क प्लेस पे भी। बहुत से लोग बार बार जॉब्स चेंज कर रहे होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स चेंज कर रहे होते हैं, स्पाउसेस में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। तो देन वी डू दिस डाइम गेम, और ये पूरा प्रोसेस है, इसमें 3-4 सेशन वर्कशीट बेस्ड होते हैं। इट इज़ नॉट एज सिंपल, ये सिर्फ मैं आप लोगों को ओवरव्यू एक दे रहा हूँ। फिर हम डिस्ट्रेस टॉलरेंस पे काम करते हैं कि जब इनको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तब भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उसमें हम क्राइसिस मैनेजमेंट पे काम करते हैं, वही जो मैंने इमोशनल टाइट की बात की। फिर हम रियलिटी एक्सेप्टेंस पे, इनको हम ये बात सिखाते हैं कि एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अप्रूवल, लेकिन आप इस जहन्नम से तब निकलेंगे जब आप मानेंगे कि आप जहन्नम में। तो वो जो सेल्फ डिनाइल की एक कैफियत है, जो एक मिजरी का साइकिल चल रहा होता है, इन लोगों का प्रॉब्लम ये होता है बेसिकली कि एक मिजरी आती है, जिस तरह ये उस मिजरी को हैंडल करते हैं वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस थेरेपी में जब हम स्टार्ट भी करते हैं ना, पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो मुख्तलिफ साइकाइट्रिस्ट को दिखा रहा होता है, रोज़ इमरजेंसी में सेल्फ हार्म करके जा रहा होता है। फिर वन फाइन मॉर्निंग उसको एक बंदा बताता है, यार एक डीबीटी एक डॉक्टर साहब करते हैं, आपके बीमारी का हाल ही डीबीटी। तो जब वो आते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वी यूजुअली स्टार्ट विद वन लाइन कि इस थेरेपी से आप ठीक नहीं होंगे, होगा क्या। पहली स्टेज पे आपकी लाइफ ज़रा लेस मिजरेबल हो जाएगी, दूसरी स्टेज पे थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो इस थेरेपी का, इसमें इंगेज होने का अल्टीमेट गोल ठीक होना नहीं है, सिर्फ अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा बेहतर करना है। फिर हम विलिंगनेस पे काम करते हैं। हम पेशेंट्स को सिखाते हैं कि ज़िंदगी ताश के उन्हीं पत्तों से खेलनी है जो कुदरत ने आपको दिए हैं। ना हम पत्ते चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पत्तों को बड़े अच्छे तरीके से अपने स्किल्स के साथ हमने इस तरह यूज़ करना है कि ज़िंदगी की बाजी में मिजरी कम हो जाए और हम एक बेहतर तरीके से आगे चल सकें। तो चूँकि मैं डीबीटी ऑफ़र करता हूँ, तो हमने अपने इंस्टीट्यूट में एक ये बड़ी सिंपल मेथडोलॉजी के साथ एक स्टडी प्लान की, क्योंकि मैं ही क्लिनिशियन हूँ और मैं ही रिसर्चर हूँ वहाँ पे, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली अभी कोई बड़ी टीम नहीं है। तो बहुत सिंपल मेथडोलॉजी के साथ हमने ये स्टडी प्लान की कि हमने स्ट्रक्चरल डीबीटी थेरेपी, जो यंग पेशेंट्स थे हमारे पास, उनमें हमने देखा कि उसके क्या इम्पेक्ट है। ये हमने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो हमारा इदारा है, अप्रैल 23 से हमने स्टार्ट की और अभी 7 मंथ्स का ये डाटा है। 14 to 25 ईयर्स तक हमने पेशेंट्स एनरोल किए जो इमोशनली अनस्टेबल ICD-10 के डायग्नोसिस पे आते थे, और साथ दे प्रेजेंटेड विद डिप्रेशन, एंजाइटी, डिसोसिएशन, सब्सटेंस यूज़, सेल्फ हार्म। और इनको स्ट्रक्चर्ड थेरेपी ऑफ़र की गई, और उसके बाद रिस्की बिहेवियर्स हमारा मेन येस नो एंड पॉइंट था, और साथ जो रिस्पेक्टिव साइकाइट्रिक इलनेसेस थी उनके लिए वी यूज़ दी स्केल्स। वी यूज़ बैक डिप्रेसिव इन्वेंट्री, बैक एंजाइटी इन्वेंट्री, ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट, और प्रॉब्लम बिहेवियर्स को हमने येस नो पे पूछा, जिसमें सेल्फ हार्म है, ओवरडोज है, एक्टिंग आउट है, क्रिमिनल बिहेवियर है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस थेरेपी के साथ आता है, दैट इज़ ड्रॉप आउट रेट। मैं पेशेंट को पहले दिन बता देता हूँ, भाई ये एक मेहनत वाला काम है, आपने भी बहुत मेहनत करनी है, मैंने भी बहुत मेहनत करनी है, आपको होमवर्क्स मिलेंगे, हम ईमेल पे कांटेक्ट में रहेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी। तो बहुत सारे मरीज़ तो पहले सेशन पे ही भाग जाते हैं, बहुत सारे 8वें 10वें सेशन पे गायब हो जाते हैं। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब कोई जादू कर दें, कोई दवाई बढ़ा दें, ये मेहनत वाला काम हमसे नहीं होता। लेकिन जो हमारे साथ इंगेज करते हैं उसमें हमने देखा कि अराउंड 73.1% दे हैड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, जिसमें रिस्पेक्टिव स्केल्स भी हैं, और 50% की जो हमारी इम्प्रूवमेंट है वो प्रॉब्लम बिहेवियर्स में है। प्रॉब्लम बिहेवियर्स अगेन, बहुत सारे पेशेंट जो हर हफ्ते सेल्फ हार्म के साथ इमरजेंसीज़ में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ओवरडोज के साथ, उनमें वी हैड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट।
सो कंक्लूजन हमारे पास यही है कि हम जो खाली मेडिकेशंस वाला हमारा मॉडल है, अनफॉर्चुनेटली हमारे साइकोलॉजिस्ट बहुत ट्रेंड नहीं हैं। डीबीटी सीबीटी तो छोड़ें, जो माइनर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं उनमें भी उस तरह ट्रेंड नहीं है। तो अगर हमारे साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ये सर्टिफिकेशंस करें और ये स्ट्रक्चर्ड थेरेपीज़ ऑफ़र करें पेशेंट्स को, तो दे कुड गेट बेनिफिट। जो क्रक्स इस थेरेपी का है वो मैं अक्सर पेशेंट को बताता हूँ, वन लाइनर ये है कि हम आपको ब्रेकें लगाने के स्किल्स देंगे। इस थेरेपी का सोल मकसद ये है कि जो आपकी इम्पल्सिविटी है, जो आप एक्ट आउट करते हैं, हम ब्रेकें लगाएंगे। सर्वाइव भी स्किल्स के साथ करना है, रिएक्ट भी स्किल्स के साथ। हमारा एज अ नेशन प्रॉब्लम है, हम बिहेवियर पे फ़ौरन बिहेवियर मारते हैं। एक बिहेवियर मिला है, थोड़ी सी ब्रेकें लगाएं, उस बिहेवियर के पीछे कॉज के बारे में सोचें, फिर शायद आप वो बिहेवियर नहीं मारेंगे। तो बिहेवियर पे बिहेवियर मारने के साइकिल में हमारे ये पेशेंट्स फंसे होते हैं, जिससे हम इनको थोड़ा सा, और जो मैंने पहले बात की, वी ट्राई टू शिफ्ट देम फ्रॉम ईदर और टू एंड। ये एक जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में शेड्स ऑफ ग्रे लाना है, वो इस थेरेपी का मेन इशू है। और लास्टली हम मेडिकेशंस जो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही होती हैं, ये लोग ओवरडोज भी कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशन शफलिंग से बच सकते हैं। फिर ये पेशेंट्स बहुत एग्जॉस्टिव होते हैं। मैं वीक में सिर्फ 2 सेशंस करता हूँ इसके डीबीटी के, क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए भी बहुत एग्जॉस्टिव है और थेरेपिस्ट के लिए भी। जहाँ आप नहीं चल पा रहे, पेशेंट को एडमिशन ऑफ़र करें। जहाँ ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस के इश्यूज़ हैं, पेशेंट आपके साथ मुतमईन नहीं है, आप मेहनत नहीं कर पा रहे, बराए मेहरबानी उसे ख़ुद किसी और थेरेपिस्ट के पास रेफ़र कर दें। थैंक यू सो मच।